हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉब्लम नंबर 85 करेंगे। ये ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेडियंट प्रेशर। रदर आप कह सकते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स एक्चुअली। तो जब आप लाइट को फोटॉन मानते हैं तो फोटॉन की एनर्जी ई मानते हैं, एच न्यू एनर्जी मानते हैं। और जब फोटॉन लाइट को जो फोटॉन मानते हैं तो फोटॉन में आपको मोमेंटम ही मानना होता है। मोमेंटम होता है E/c। तो लाइट में जब फोटॉन को आपने लाइट को फोटॉन माना, अब फोटॉन कहीं गिरेगा, उस मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम में चेंज आएगा और उससे उस पे जिस पे गिरता है उस पर वो फोर्स लगाता है। फोर्स की वजह से वहाँ प्रेशर डेवलप होता है, जिसको हम लोग रेडियंट प्रेशर कहते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में है और इसके वेराइटी ऑफ केसेस जो हो सकते हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक क्वेश्चन भी है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ये बल्ब हो गया, पॉइंट सोर्स है, पावर इसका P है, और एक ये मिरर है जिस पर कहा कि जो ये बल्ब से इस मिरर की दूरी, मिरर सर्कुलर मिरर है, बल्ब से मिरर की दूरी है वो n टाइम्स है ज़्यादा रेडियस से। मतलब अगर रेडियस का r है तो ये nr है। तो कहता कि बताओ इस लाइट जब इस पर गिरेगा तो इस मिरर पे कितना फोर्स लगाएगा। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग इसका पीछे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। जैसा मैंने कहा कि लाइट को जब फोटॉन मानते हैं तो वो प्रेशर लगाता है। वो क्या होता है? बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, based on particle nature of light, if light with intensity I is incident on a surface normally, जबकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा एंगल पे गिरेगा, ध्यान रखेंगे, normally, and the surface is a black body, मतलब जितना फोटोन गिरे पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लैक बॉडी, देन मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन। आप जानते हो कोई अगर फोटोन की एनर्जी E है तो उसका मोमेंटम E/c होता है। तो मोमेंटम E/c होता है। तो जब फोटोन जब गिरेगा और ब्लैक बॉडी, पहले हम लोगों ने सरफेस ब्लैक बॉडी लिया है, तो सारा का सारा फोटोन एब्जॉर्ब होगा, तो उसका मोमेंटम चेंज भी जो था वही होगा। तो एक फोटोन की मोमेंटम चेंज हो जाएगा E/c। और कितने फोटोन गिरेंगे? तो टोटल इंटेंसिटी I गिरा है, तो अगर I में हम लोग पूरी एनर्जी में अगर एक फोटोन की एनर्जी का डिवाइड कर दे तो हमको नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो गए? I इंटू एरिया, ये पावर हो गया। आप जानते हो इंटेंसिटी इक्वल क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। पावर ऑफ जूल पर सेकेंड, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो कितना एनर्जी गिरा एक सेकेंड में? पावर के बराबर I इंटू एरिया अपॉन E है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। इतना हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे और हर एक फोटोन को मोमेंटम चेंज है E/c। तो एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? तो कितने फोटॉन्स गिरे एक सेकेंड में इंटू एक फोटोन का चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से हमारा E से E कैंसिल हो जाता, तो यह था IA/c। और जैसा कि बात हुआ I इंटू ए इज पावर, सो यहाँ पावर बाई c। तो अगर P वॉट का लाइट अगर किसी सरफेस पे ब्लैक बॉडी सरफेस पे नॉर्मली गिरे तब वहां फोर्स लगता है पावर अपॉन c। ओके, सो जो पावर अपॉन c हो गया तो प्रेशर कितना होगा? सिंस ये नॉर्मल गिरा है तो प्रेशर हमेशा नॉर्मल फोर्स अपन एरिया होता है। तो नॉर्मल गिरा था तो जो फोर्स लगा अपन एरिया कर दिया हमने, इसलिए IA/c की जगह I/c हो गया। अब ये हो प्रेशर। लेकिन ध्यान रहे इसमें लाइट को नॉर्मल गिरना था और सरफेस ब्लैक बॉडी था। अगर मान लीजिए सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा तो अगर मोमेंटम P से आएगा तो P से लौटेगा भी, तो टोटल चेंज कितने हो जाएगा? 2P हो जाएगा। तो ये जो ट्वाइस ऑफ E/c, सो फोर्स इसी का डबल हो जाएगा, ट्वाइस इतना। और प्रेशर निकालेंगे, अगर हम यहाँ प्रेशर निकाले तो हो जाएगा 2I/c। जो यहाँ पे I/c था, 2I/c होगा। इसी को मतलब फॉर यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखा जा रहा है कि मान लीजिए पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, जैसे कहता है कि मान लीजिए 30% रिफ्लेक्ट करता है, तो क्या करेंगे? तो 30% रिफ्लेक्ट करता है तो 30% हिस्सा 2I/c से कर लेंगे और 70% ब्लैक बॉडी मान के कर लेंगे। तो कितना फोर्स लग जाएगा? 30% ऑफ 2I/c और 70% 2I/c। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये तो लाइट तब हुआ जब लाइट उस पर नॉर्मली गिरा,
मान ली लाइट कुछ एंगल पे गिरता है, जैसे ये लाइट गिर रहा है, यहाँ रेज वर्टिकल से थीटा पे गिर रही है, तब कैसे होगा? तो इसमें भी दो केस लिया जाए कि सरफेस ब्लैक बॉडी है और सरफेस मिरर है। तो पहले ब्लैक बॉडी का देखा जाए। तो ब्लैक बॉडी में एक केस है कि जितना ये फोटॉन्स आएंगे, अगर ये ब्लैक बॉडी है, तब सारा का सारा पहले तो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी जितना भी टोटल मोमेंटम था उतना चेंज हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम अगर हम निकाल सकते कितना था, तो टोटल मोमेंटम तो जैसे पीछे निकाले थे अभी कि अगर आई एनर्जी का फोटोन आई का आता है तो टोटल मोमेंटम कितना हो रहा है, आई इतने फोटॉन्स गिरे थे, टोटल इतना आई ए बाई सी का उस पर चेंज इन मोमेंटम आ रहा था। तो यहाँ भी तो उतना ही होगा, जितने लाइट आया उसके हिसाब से वहां पर मोमेंटम चेंज होगा। ओके, तो आई ए बाई सी अभी भी टोटल चेंज, बिकॉज लाइट उतनी थी, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल आई। ये हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन पहले भी ए था और अभी भी है, तो जितने फोटोन आते थे अभी उतना ही हो रहे हैं और पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। यानी जितना मोमेंटम चेंज पहले हो रहा था अभी भी उतना ही होगा, इसलिए अभी भी ये फोर्स तो उतना ही होगा। लेकिन फर्क क्या है, पहले जो नॉर्मल गिरता था तो सारा फोर्स ऐसा वर्टिकल लगता था, सारा वर्टिकल था सरफेस पे, बट अब क्या हो जाएगा, अब ऐसे होने के लिए सरफेस उस पर ऐसा फोर्स लगाएगा, रिएक्शन आके रुक गए तो ऐसा फोर्स लगाएगा, यानी ऐसा फोर्स कह दिया, उसी फोर्स को ऐसे कह दिया। तो जो फोर्स पहले नॉर्मल था थोड़ा एंगल पे हो जाएगा। कितना फोर्स? फोर्स तो वही आई ए बाई सी होगा और उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। वर्टिकल से थीटा लिया है तो एक आपका ये हो गया, वर्टिकल से इस आई ए बाई सी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा आई ए बाई सी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा आई ए बाई सी साइन थीटा। और प्रेशर कौन देता है? ध्यान रहे हमेशा नॉर्मल वाला, इसलिए इस केस में प्रेशर कितना हो जाएगा, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये हो गया, वर्टिकल फोर्स ये हो गया, तो आपका प्रेशर कौन होगा? वर्टिकल फोर्स। ध्यान रखना है, जो वर्टिकल कंपोनेंट वही प्रेशर देगा। सो वर्टिकल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। कौन सरफेस एरिया? जहां पे गिरा है। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा बीम जो ये आ रहा था, जब हम लोग बात कर रहे थे, ये एरिया ए है, तो इस आप इसको ऐसा ध्यान से समझ सकते हो, ऐसा ये आपका राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो अगर ये ए है तो ये कितना होगा? तो ये ए है तो ये ए बाई कॉस थीटा होगा। तो हमको ये वाला फोर्स लेना होगा और ये वाला एरिया लेना होगा प्रेशर निकालने के लिए। तो वही किया गया है यहाँ पर, वर्टिकल फोर्स अपन जो हॉरिजॉन्टल एरिया आई है वो ए बाई ए है, तो ए बाई कॉस थीटा हो गया, कॉस को थीटा हो गया, इसलिए इस केस में प्रेशर हो जाएगा आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से मान लीजिए ये मिरर हो गया, तो मिरर में क्या होगा? मिरर में जो ये बात हो रही थी, तो जो टकराएगा, तो अभी फोटॉन्स टकराएंगे नहीं, आप जानते हो, अगर आएंगे तो फिर जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे चले जाएगा। यानी जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था फोटोनों का, जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो वर्टिकल था वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी डबल का चेंज हो जाएगा वर्टिकल वाले में। समझ रहे बात? इसलिए ये वाला फोर्स तो लगेगा नहीं, मिरर है तो, बिकॉज इधर मोमेंटम में चेंज ही नहीं हुआ है, और ये वाला जो फोर्स है वो डबल हो जाएगा मिरर के केस में। तो इसलिए वर्टिकल फोर्स हमने डबल कर दिया, देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर डबल कर दिया, जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो डबल हो गया। फिर अगेन हमको प्रेशर निकालना है, तो ये वर्टिकल फोर्स हो गया, लेकिन एरिया तो अभी वर्टिकल लेना ही है, ले तो वैसे ही गिरा है, इसलिए इस एरिया का वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल एरिया वो लेना होगा, जो कि ए बाई कॉस थीटा होगा, अगेन कॉस को थीटा हो जाएगा। इसलिए ये एंगल पर गिरने से ये हो गया आपका ब्लैक बॉडी होगा तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया जब मिरर हो गया। तो ये दो केसेस हो गए आपको, तो यही सारा केस आपको डिस्कस करना था। ये कॉन्सेप्ट होगा तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें कुछ और बातें, अभी तक जो हम पढ़े, जो भी यहाँ एरिया ले रहे हैं, कम से कम जो है, जो सरफेस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, या मतलब फ्लैट है, मेरा मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट है। लेकिन मान लीजिए जिस पे लाइट गिर रहा है वो खुद भी कर्व हो तो क्या होगा? वो एक केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कि अगर वो लाइट गिरा लेकिन कर्व है तो क्या होगा? कहते हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट, इधर अभी लाइट हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ओवर ए कर्व्ड सरफेस, देन प्रेशर at different
points of surface will be different because ये एंगल ऑफ टेढ़ा मेढ़ा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, जगह जगह पे नॉर्मल कहीं किधर होगा तो थीटा बदलेगा तो उसके हिसाब से उसके कंपोनेंट्स फोर्स बदलेंगे, तो हर जगह अलग अलग प्रेशर हो जाएगा और फिर जो निकालना मुश्किल हो जाएगा बिना कैलकुलस या इसके बिना हैवी मैथमेटिक्स के वो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इतना रिगरस केसेस में भी को नहीं जाना हम लोगों को, हम लोग कुछ नॉर्मल केसेस देखना है क्या, जैसे लेकिन अगर मेरा कहना है कि मान लीजिए ये ब्लैक बॉडी हो जाए, कर्व तो हो लेकिन अगर ये ब्लैक बॉडी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर फोटोन आएंगे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सारा हॉरिजॉन्टल था और जितने फोटोन थे सब एब्जॉर्ब हो गए, यानी जितना मोमेंटम आया पूरा समाप्त हो गया, तो उतना ही जितना मोमेंटम था एक सेकेंड में वो जीरो हो गया, तो वही फोर्स हो जाएगा। तो अगर इस सरफेस ब्लैक बॉडी हो जाए, भले चाहे जिस भी नेचर का हो, जिस भी उसका शेप चाहे जैसा भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैक बॉडी है तो सीधे हम फोर्स लिख सकते हैं, सीधा कितना, जितना मोमेंटम चेंज हो। अब कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितना एरिया लेंगे, आई ए बाई सी लिखना है जो शुरू में था, ब्लैक बॉडी है तो लिख रहे थे आई ए बाई सी, पर हम एरिया क्या लेंगे, बिकॉज एरिया तो जिगजैग है। तो क्या होगा, आप ऐसा समझो कि अगर इसके सामने अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखें तो जितने एरिया के फोटोन वहाँ पे शैडो नहीं कास्ट कर रहे हैं वो सारे यहाँ एब्जॉर्ब हुए, वही एरिया ले लेंगे तो उतने ही दूर का फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है। इसीलिए यहाँ आपको लिखा जा रहा है कि अगर ये ब्लैक बॉडी है तो आप फोर्स इक्वल आई बाई सी इंटू इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया मतलब इसके पीछे जितना शैडो एरिया है वही एरिया आपको लेना है। जैसे एग्जाम्पल दिखा गया, कोन है, कोन पे ऐसा लाइट गिरा और ये कहा गया कि ये ब्लैक बॉडी है। तो सोचो ब्लैक बॉडी अगर किसी हम स्क्रीन पे कास्ट करेंगे तो क्या ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बन जाए, हाइट एच होगी और बेस 2r का हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है उतने एरिया का फोटोन यहाँ आके एब्जॉर्ब हो गया, तो जितना मोमेंटम उनका चेंज होगा वही फोर्स लगेगा। इसलिए हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई बाई सी ब्लैक बॉडी का हो गया इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ बेस 2r का हो गया और हाइट h हो गया, तो ये फोर्स हो गया। सो कोई कर्व सरफेस हो और ब्लैक बॉडी हो तब तो फोर्स लिखना बहुत आसान है कि आई बाई सी इंटू द इफेक्टिव एरिया। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा सरफेस हो गया तब मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हर पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर होगा, फोर्स अलग अलग हो जाए, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, वो एक रिगरस मैथमेटिक्स यूज करना होगा। बट इनके बावजूद भी स्फीयर एक स्पेशल केस है स्फीयर का। स्फेरिकल सरफेस पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइट व बीम गिराया जाए तो आप इन मैथमेटिक्स से प्रूफ कर सकते हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, द फोर्स ऑन द sphere by the light remains same as that by as if it was a black body. So it is always I by c into pi r square. स्फीयर पे हमेशा एक डिस्क बनेगी, वो एरिया लेना है। उसको प्रूफ नहीं कर रहे, अगर आप इसको हैवी मैथमेटिक्स यूज करके इंटीग्रेशन का प्रूफ कर सकते हैं कि अब हमको ये इस बात का नहीं चिंता है कि उसका स्फीयर ब्लैक बॉडी है कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। इन आइदर केस, बट ध्यान रहे ओनली इन केस ऑफ स्फीयर इट इज ऑलवेज इक्वल टू आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें चेंज नहीं होता। ओके, अब दूसरा बात है, एक वो क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन था वो करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये था कि ये डिस्क थी, मिरर था, इस पे लाइट गिर रहा था और हमको फोर्स बताना था। तो ये क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत है कि एक जो सेंटर पे तो नॉर्मल लाइट गिरेगी, बट बाकी सब जगह पे एंगल अलग अलग, एंगल भी वेरी करेगा, तो इंक्लाइन तो गिरेगा ही, एंगल टेढ़ा एंगल चेंज भी करेगा, इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ी कैलकुलस लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। ये आपके सामने सोल्यूशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हमने क्या लिया, इस डिस्क में एक्स रेडियस चल के एक हमने ये रिंग लिया है जिसका रेडियस x है और थिकनेस इसका dx है। एक रिंग लिया, यहाँ से फोटोन गए और यहाँ पर ऐसे लाइट यहाँ गिरी और ये हमने यहाँ पर एक डिस्क लिया, एक रिंग लिया, इसका थिकनेस है dx। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी फोटोन यहाँ पर थीटा पे गिरे हैं
और ये मिरर है इसलिए थीटा से वहां से रिफ्लेक्ट करेंगे। थीटा से गए हैं तो जिस एंगल पे ये यहाँ का ये नॉर्मल हो गया, तो जिस एंगल पे गए उसी एंगल पे ये वापस जाएंगे। ठीक बात है। तो वही लिखा जा रहा है सिंस सेम, मान लीजिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा, अब इस बल्ब का पावर P दिया है और इसे डिस्टेंस भी बदल रहा। सबसे मजेदार इस क्वेश्चन में है कि सेंटर की दूरी अलग है, उस पॉइंट का अलग, हर पॉइंट का अलग अलग दूरी है, और पॉइंट सोर्स से अगर आप डिस्टेंस बदलोगे तो इंटेंसिटी बदलता है। वो भी तो इतना बढ़िया क्वेश्चन, इसमें इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, एंगल वेरी कर रहा है, आपकी प्रेशर निकालना, फोर्स निकालना आपको। तो हमने क्या किया कि हमने जो भी यहाँ इंटेंसिटी पहुंच रही होगी बल्ब की, वो आई लिया है 2I/c। अब देखे थे मिरर केस में 2I/c हो रहा था, इनटू इस रिंग की एरिया का कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी ये कॉस स्क्वायर के बारे में आपकी पढ़ाई हो चुकी है, क्यों स्क्वायर होगा आप पीछे देख सकते हैं जाके वीडियो में। तो 2IA/c कॉस स्क्वायर थीटा पीछे प्रूफ हुआ है, तो वही लिखा है 2IA, मतलब DA/c कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको यहाँ का इंटेंसिटी लिखना होगा जहाँ पे वो फोटोन गिर रहे हैं। तो आप जानते होंगे सभी लोग कि अगर पॉइंट सोर्स से, कोई पॉइंट सोर्स है, उसे x दूरी पर अगर पावर P है, तो यहाँ इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है P/4πx²। आप सभी जानते होंगे, तो वही यहाँ लिखा गया है। ये दूरी nr है, जैसा कि क्वेश्चन दिया था nr है, तो nr होगा तो ये दूरी होगा nr/cos थीटा। तो वही लिखा है P/4π nr/cos²θ। तो ये वहाँ का इंटेंसिटी निकल गया, यहाँ आई, जो आई ये यूज करना, वहाँ का इंटेंसिटी आ गया। इसके बाद उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है 2/c, ये आई जो हम ऊपर लिखे वो यहाँ ला दिए हैं, इंटू इस रिंग का एरिया। तो उसका पेरीमीटर हुआ 2πx इंटू थिकनेस हुआ dx, तो 2πx dx cos²θ। ठीक है। अब इसमें हम इंटीग्रेट करना, तो कैलकुलस यूज कर रहे हैं हम लोग कि ये nr है, ये x है, तो हमारा x की वैल्यू क्या होगी। अब साफ देख रहे हो, x इक्वल क्या होगा nr tan थीटा। तो वही लिखा है x इज nr tan थीटा, सो dx बिकम्स nr sec²θ d थीटा। सब्स्टिट्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सो df की वैल्यू होगी, हमने यहाँ पर जो 2π, ये तो जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है, यहाँ से 2 और ये 2 और 2 जा 4, ये 4 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 4 गायब हो गया है, और पाई से पाई हटा दिया गया। आप देख रहे हो पाई से पाई यहाँ हटा दिया गया है, तो ये cn²r², बाकी ऊपर बचा हुआ है cos² cos के ऊपर 4 हो गया है, x की वैल्यू nr को tan थीटा हो गया है, और dx की वैल्यू ये हमने यहाँ रख दिया। ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये सॉल्व करने से आप साइन कॉस tan हटा देंगे तो इतना वैल्यू आ जा रहा है। इसी को इंटीग्रेट करना हमको। थीटा मेरा सेंटर से लेके पेरीमीटर तक ले जाना है, तो थीटा से लेके हमने मान लिया अल्फा मतलब ये वाले एंगल, जो एक मैक्सिमम एंगल है r/nr tan थीटा। तो 0 से अल्फा इंटीग्रेट कर दिया है सर। sin 2θ का होगा -cos θ/2, 2 जा नीचे 4 आ गया है। बाकी आप सब समझते हो, वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। 1 - cos 2 अल्फा को sin²α/2 sin² लिख दिया गया है, और sin अल्फा की जरूरत, sin अल्फा हो गया आपका, sin अल्फा का मतलब मेरा, हम लोग अल्फा इसको माने ध्यान रहे, तो ये आपका r है और ये है nr। तो sin अल्फा की वैल्यू हो गई r/nr। ठीक है। सो ये वैल्यू हम लोगों ने पुट करके यहाँ पर sin अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, P/2c इतना। ठीक है। सो ये क्वेश्चन हुआ जिसमें हम nr ये नहीं हुआ, nr ये है, ये हो जाएगा, आप समझ रहे हो, ये nr नहीं हुआ, nr होगा तो ये √nr² प्लस r²। तो वही sin अल्फा की वैल्यू r/हाइपोटेनस, r/हाइट में यहाँ कट गया, r² यहाँ से आपस में कैंसिल हो गया, ये वैल्यू नहीं आ गई। ये फोर्स का फॉर्मूला इसमें। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि हमने इंटेंसिटी पे भी वेरिएशन की बात की, कि इंटेंसिटी जगह जगह बदल सकता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है उसका समझने का, ऑब्लिक इंसिडेंस विथ वेरिएबल इंटेंसिटी। ओके, सो ये क्वेश्चन था आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं ये, इसमें आप रेडियंट प्रेशर के बारे में अच्छा चीज़ सीखे होंगे, और ये कंप्लीट एक नॉलेज हो गया आपको। इससे आप जेईई मेंस और एडवांस किसी लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह के कुछ और कॉन्सेप्ट लेके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।